दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने लगभग 17 साल तक पत्रकारिता की दुनिया में काम किया, रिपोर्टिंग में, संपादन में, और उसके बाद फिर साहित्य की दुनिया में कदम रखा। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विपिन धनखड़। डॉक्टर विपिन धनखड़ की ये दूसरी किताब है गेट वेल सून सोनम, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। और इसके पहले इनकी एक किताब पुस्तकनामा से प्रकाशित हुई थी और उस किताब का टाइटल था हाउस हस्बैंड ऑन ड्यूटी। एकदम डिफरेंट तरह के इश्यूज को लेकर के चल रहे हैं किताबों में डॉक्टर धनखड़। डॉक्टर धनखड़, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए कि आप पत्रकारिता की दुनिया से साहित्य की तरफ आ गए, ये कैसे हुआ? इसे हादसा तो नहीं कहूँगा मैं, ये एक सोची समझी जो है योजना के तहत हुआ। और क्योंकि पहली किताब हाउस हस्बैंड ऑन ड्यूटी है मेरी, वो मेरे संस्मरण है। तो बच्चा छोटा था और हम दोनों वर्किंग थे, तो अब किसी एक को तो जिम्मेदारी बच्चे की भी संभालनी थी, पकड़े ठीक से, है ना। तो किसी ना किसी को तो एक को जिम्मेदारी संभालनी थी, तो वो जिम्मा मैंने उठाया। और तो वो अनुभव जब लिए तो लगा कि भाई ये अनुभव ऐसे तो नहीं जाने चाहिए। लिखने पढ़ने का तो काम, क्योंकि पत्रकार होने के नाते और पत्रकारिता में ये सब एक बुनियादी चीज़ है, तो वो सब चल ही रहा था साथ में। तो स्वभाव भी वही था कि पहले दूसरी किताबें पढ़ रहे थे, तो लगा कि अपना अनुभव लिखना चाहिए। क्योंकि जब हाउस हस्बैंड वाली ड्यूटी मैं कर रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे वाकई मतलब ऐसा लगता था कि कठिन काम तो है ही, लेकिन बहुत मार्मिक काम भी है। कई मतलब एक ऐसे एहसास है कि वो आप अगर उन्हें जीते नहीं हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। अब जैसे मैंने उस किताब के साथ साथ और अपने इस फैसले के बाद नौकरी छोड़ने के, तो मैंने बच्चे का बचपन दोबारा जी लिया। मैं पहले दिन से बच्चे को स्कूल छोड़कर आया हूँ और लेकर आया हूँ, तो मैं अपने आप को इस मामले में सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने 2 बचपन जी लिए हैं। जो मेरा था एक वो था, अब और जो दूसरा बच्चे के साथ जिया है। तो ये मतलब इन जज्बातों को और इस एहसास को जो है मतलब बताया नहीं जा सकता है, उससे ज़्यादा जिया जाता है। तो मुझे लगा जब इतना अच्छा है तो इसे लिखा जाए, तो उसको मैंने एक किताब की शक्ल दी। और लिखते लिखते कारवा आगे बढ़ता गया। उसमें कई सारी चीज़, उसमें परवरिश थी उसमें, और पीएचडी थी। इसी बीच एक चीज़ ये भी हुई कि मैं पीएचडी कर रहा था, मुझे एक फेलोशिप अवार्ड हुई। ये सब योजनाएं पहले चल रही थी फेलोशिप होने से भी, कि भाई हमें बच्चा की केयर अच्छे से करनी है, और दोनों लोगों का वर्किंग हो पाना और साथ साथ चल पाना ये थोड़ा मुश्किल है। तो वो निर्णय हम कर चुके थे। और तो पीएचडी और बच्चे की परवरिश साथ साथ, और ये हाउस हस्बैंड वाली ड्यूटीज सब साथ चलता रहा। तो वो अनुभव दर्ज किए और वो फिर एक किताब के रूप में सामने आए। तो अब लिखने पढ़ना जारी रहा, तो फिर उसके बाद अगली किताब तक पहुंच गई बातों बातों में। थोड़ा पीछे चलते हैं। डॉक्टर विपिन धनखड़ मेरठ के एक किसान परिवार से आते हैं। एक छोटा गांव मेरठ में है, वहाँ इनका जन्म हुआ और लगभग 17 साल अखबार नवीसी की, जैसा मैंने बताया आपको। और हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन मिलिट्री साइंस में की आपने, फिर जर्नलिज्म में आ गए और जर्नलिज्म के दौरान ही आपने रिसर्च की रक्षा अध्ययन में ही, और इसी बीच आपको फेलोशिप अवार्ड होती है। खैर, ये गेट वेल सून सोनम 161 पेज की किताब है ये, और वेरा प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है। बहुत ही खूबसूरत इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं। और ये फ्लैप है इसका पूरा। इसकी कीमत रखी गई है 200 रुपये, और प्रिंटिंग भी इसकी शानदार है। इसकी जो भूमिका है वो पत्रकारिता की दुनिया का बड़ा नाम है प्रभात सिंह जी, जो संवाद न्यूज एजेंसी के एडिटर डायरेक्टर हैं। उन्होंने लिखी। वो फोटो जर्नलिज्म में उनका एक बड़ा नाम रहा अपने करियर में, और भूमिका बहुत शानदार लिखी है उन्होंने। इसका एक हिस्सा मैं छोटा सा
यहाँ पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा भूमिका का, ताकि आपको डॉक्टर धनखड़ की इस किताब के बारे में थोड़ा एहसास हो सके। डॉक्टर प्रभात लिखते हैं कि अदब की दुनिया में कथ्य और शिल्प की ताज़ा बहस के बीच विपिन धनखड़ का ये उपन्यास इस बात की बानगी जरूर है कि कथ्य और कहन कितने अहम हैं। यह भी कि अदब की जिम्मेदारी अगर अपने वक्त को दर्ज करने की भी है, तो इसमें शिल्प के शास्त्रीय बोध की भी कितनी अनिवार्यता है। जैसा कि इस उपन्यास के नाम से जाहिर होता है, इसका नाता बीमार और बीमारी से है। सोनम की बीमारी और इलाज के हवाले से यह उपन्यास अस्पतालों के भीतर की दुनिया और वहाँ के माहौल में झांकने का ऐसा मौका देता है जहाँ पढ़ने वाले इसे अपने पूर्वानुभवों की कसौटी पर कस सकते हैं। तो डॉक्टर धनखड़, आपने इस किताब के जरिए अस्पतालों की दुनिया को खंगाला है। किस तरह का अनुभव रहा आपको? ये आपका निजी अनुभव है ये उपन्यास? इसमें कुछ मरीजों के किस्से कहानियां हैं, क्या है? थोड़ा इसकी भूमिका बताइए, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बताइए। वैसे अस्पताल कोई जाने की जगह नहीं है ना, लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है। और सब लोग गए जाते हैं, या तो बीमार होके जाते हैं, नहीं तो बीमार घर परिवार में जो होता है उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं, मतलब पाला या जांच के लिए जाते हैं, है ना। तो सभी का वास्ता पड़ा होता है अस्पताल से। तो किताब लिखने का दिलचस्प किस्सा ये है कि एक दिन ऐसे ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था फ़ोन पर, ठीक है, और अस्पताल तीमारदारी इतनी कर चुके हैं हम, क्योंकि उम्र 40 के पार उम्र हो गई है हमारी भी, हम खुद कई बार बीमार पड़ चुके हैं, कई बार अस्पताल हम जा चुके हैं, अपने रिलेटिव्स यार दोस्त उनको अस्पताल जाते हुए उनको खैरियत पूछते हुए वो सब मतलब देख चुके हैं। तो ऐसे ही फ़ोन पे बात करते करते मैंने उनसे एक दिन कहा कि मैं यार ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो अपने आप में जो है एक किताब हो सकती है ऐसे होते। तो उधर से उसका जवाब आया बिल्कुल, ठीक है। तो मैं तो ये मानता हूँ उस बिल्कुल शब्द से जो है किताब की नींव पड़ी। ऐसा नहीं है कि होता क्या है, कई बार चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, हमें कुछ कहीं एक सहारा चाहिए, तो कहीं मोहर लगी चाहिए कि भाई हाँ आप ये कर रहे हो, इसे मार पता नहीं उस दिन ऐसा टिक किया फ़ोन पे बात करते करते कि जब बिल्कुल शब्द आया तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं ठीक है। तो फिर चीज़ें उस वहाँ से शेप लेनी शुरू कर गई, दिमाग में वो एक बीज डल गया कि ठीक है इस पर काम करना है मुझे। अब बात आती इसकी स्टोरी की, अगर बात करें हम किताब की, तो इसमें बहुत कुछ भोगा। देखिए आप कुछ भी लिखेंगे किस्सा कहानी में, उसमें सच्चाई भी होती है, उसमें कल्पना भी है, उसमें जो है आपके अनुभव भी हैं। तो अनुभव भी हैं इस किताब में, जो भोगा हुआ है, जो देखा हुआ है, जो सुना हुआ है, और इन तीनों के बीच का भी है। ये तीनों चीज़ें और इन तीनों के बीच की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब कल्पना से है, उसका मतलब मतलब उस यथार्थ से है जो इन तीनों को आपस में जोड़ता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जो दो किरदार हैं इसके, जो सोनम है और जो विवेक है, ठीक है, तो इन दो किरदार के बहाने ये किताब जो है आगे बढ़ती है। और अस्पताल की दुनिया में मतलब मैंने एक अपने नज़रिए से झांकने की कोशिश की है ना। तो वहाँ की परेशानियाँ दुश्वारियाँ तो ही हैं, लेकिन वहाँ की लाइफ जो जीवन है वो जीवन है। और इस किताब में अस्पताल के जो उपकरण हैं वो कहानी कह रहे हैं, मतलब कहानी किरदार जितनी ये किरदार की है दो, ये कहानी अस्पताल के उपकरणों की भी है। कैनुला की भी कहानी है, ये एमआरआई की भी कहानी है, ये व्हील चेयर की भी कहानी है ना, ये ग्लूकोज जो चढ़ रहा होता है उसकी भी कहानी है, ये उस सेमी वार्ड की भी कहानी है जहाँ मरीज दो साझा होते हैं। एक पड़ोस के मरीज रहता है सेमी वार्ड में, पेशेंट इसमें कैरेक्टर जो है एडमिट होता है, तो सेमी वार्ड में एक दो मरीज होते हैं, तो और दो फैमिली होती हैं, तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है इसके साथ साथ, तो उनकी भी कहानी है। तीमारदारी है इसमें, भाई एक मरीज को, जैसे मरीज का जो इलाज है वो जितना डॉक्टर करता है उतना तीमारदार करता है। अगर मरीज कितनी जल्दी सही होगा ये इस बात पर निर्भर करता है। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है बीमारी में हर इंसान को, और चूंकि जो बॉडी का हीलिंग प्रोसीजर है उसमें इमोशंस का एक बड़ा रोल होता है। दवाइयों का तो अपना एक रोल होता ही है, लेकिन हीलिंग तो अल्टीमेटली बॉडी को ही करनी होती है, तो इमोशंस काम करते हैं इसमें।
इमोशंस काम करते हैं। मरीज तो जाके बेड पे लेट गया, बीमार है उसको, ठीक है, वो बीमारी से लड़ रहा है, उसकी एनर्जी जो है शरीर की, उसकी सोचने की क्षमता, वो बीमारी से लड़ रहा है जिसमें, तभी वो वहां पहुंचा है। वो तो वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, वो इतना हो सकता है वो परेशान है। अब उससे ज्यादा, अब वो जो ये दो मनोस्थितियों की भी कहानी है, तीमारदार की मनोस्थिति और मरीज की। उसके बाद जीवन जाने के बाद अस्पताल, आदमी किस तरह सोचने लगता है कैरेक्टर कि घर पे, और ये तो अस्पताल की बात है, ये घर की भी कहानी है। जिसका मरीज अस्पताल में भर्ती है उसके घर पे क्या हो रहा है, उसके घर भी, घर, ये कहानी सिर्फ अस्पताल से वाया मरीज और तीमारदार घर पहुंचती है। जैसे समाज में जो चीजें हुई हैं, जैसे इसमें एक बात मुझे यहाँ याद आ रही है, अज्ञा जी का कथन है कि इंसान जो है वो समाज में स्वतंत्र हो सकता है लेकिन समाज से स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो ये कहानी उसी समाज की, हम इन चीजों से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, इन चीजों में शामिल, हम शामिल है, ये हम में शामिल है। तो वो शामिल होते होते वो घर तक पहुंचता है, तो घर पे भी जो है एक कहानी अलग चल रही होती है। अब मरीज घर अस्पताल में है, एक तीमारदार उसके बाद घर पे क्या हो रहा है चीजें, है ना। तो वो सब मनोस्थिति, और उसमें अस्पताल में जब मरीज जाता है और कोई क्रिटिकल अगर बीमारी है या इलाज है, तो फिर उसके दिमाग में वो एक तरह से अपने फ्लैशबैक में भी जाता है। वो एक फ्लैशबैक भी है, दो कैरेक्टर का फ्लैशबैक है, वो अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जब वो मिले थे, ठीक है, तब जीवन कैसा था और अब किस मोड़ पे आके अब कैसा है। तो वो उसको उसका सिंहावलोकन कर रहे हैं, है ना, और अपनी अपनी तरह से चीज़ों को कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो एक संवेदनशीलता है, जो एक अलग रिश्ता बिल्ड होता है उस समय मरीज के साथ ही नहीं, जो वहाँ स्टाफ है उनकी भी लाइफ। अब वहाँ ट्रेनिंग जो असिस्टेंट हैं, जो नए डॉक्टर्स आते हैं, है ना, तो वो मरीज को कैसे देख रहे हैं, उनसे कैसे बॉन्डिंग हो रही है। नर्स है, नर्स के अपने कुछ संकट हैं, है ना, वो उनके ड्यूटी आवर्स हैं, उनकी समझ, ऐसा नहीं है सारी चीज़ें, तो सब अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। एक छत के नीचे इतना कुछ चल रहा है वहाँ पर कि मतलब मुझे लगा कि ये बहुत बताने लायक बात है मेरे नज़रिए से, तो इसलिए इसको लेके मैं आगे चला और बस चीज़ें अपने आप जुड़ती चली गई। एक बात और, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैं अभी याद आ गया तो बताना चाहूँगा। इसमें कैरेक्टर एक जैस्मिन नाम की सिस्टर है, वो हॉस्पिटल में इस नाम के लिए क्या, तो उसे कैनुला गर्ल बोलते हैं। वो कैनुला गर्ल उसे इसलिए बोलते हैं कि वो कैनुला लगाने में सबसे परफेक्ट हुआ। अब कैनुला लगाना आसान काम नहीं है, इंजेक्शन लगाने से कहीं मुश्किल है, नस तलाशना फिर ठीक लगाना। है। अब वो डिपेंड, कैनुला आसान है नहीं है, ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहले तो लगाने वाले पे वो कैसा है, दूसरा लगवाने वाला कैसा है। मतलब उसका अगर हाथ मोटा, नसें नहीं दिख रही है तो वो तो ढूंढते रह जाएंगे। बच्चे को लगाना कैनुला बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बड़ा पीड़ादायी है कि ढूंढना है। और जब पेशेंट अगर हफ्ते भर है अस्पताल में मान लीजिए, या उससे कम या ज़्यादा समय में, तो सूजन आ जाती है, वो बार बार निकालना पड़ता है, फिर दूसरी जगह लगाना पड़ता है, वो रुक जाता है, वो बंद हो जाता है। तो जैस्मीन जो है वो एक्टर, वो अस्पताल में सबसे अच्छा कैनुला लगाती है। वो जिस वार्ड में जाती है या जहाँ जिस इमरजेंसी में ड्यूटी है या जहाँ उसकी ड्यूटी है, वो सारी नर्सिंग स्टाफ में जो है कैनुला गर्ल नाम से विख्यात है, और वो उसी को बुलाते हैं जब भी कोई इमरजेंसी, कह लगे कैनुला, मतलब 80-90% उसकी ड्यूटी टाइम में वो कैनुला वही लगाती है इस कैरेक्टर में। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं। एक और हिस्सा मैं पढ़ना चाहूँगा जो प्रभात जी ने लिखा इसमें। प्रभात जी लिखते हैं, गुजरे जमाने में MBBS डॉक्टर मर्ज का इलाज तो खैर करते ही थे, हाथ में शिफा होने के बाद भी उनका मानवीय चेहरा हमेशा नुमाया रहता था। उनकी हिदायतों पर अमल न करने वाले मरीज डांट भी खाते थे। बच्चों और बड़ों के इलाज के लिए लोग अमूमन एक ही डॉक्टर के आश्रय रहते थे। विशेषज्ञता वाले इस दौर में तमाम तरह की उपलब्धियों के बीच डॉक्टर का इंसानी चेहरा कहीं छूट गया क्यों लगता है। बड़ी बड़ी इमारतों में आबाद अस्पताल हैं, तरह तरह की मशीनें और मशीनों की तरह ही चलते हाथ पांव हैं, और भाव शून्य चेहरे। यह अस्पतालों का परिवेश भर नहीं है, बदलते हुए समाज का अक्स भी मालूम होता है। मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा महाजनी सभ्यता में कि अब डॉक्टर जो है वो अशर्फियों से तोल रहे हैं अपने वक्त को। एक मरीज की नब्ज पे हाथ होता है, दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तीसरे के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं। इस तरह के दृश्य भी आम हैं, लंबी लाइन लगी होती है बाहर। और प्रभात जी ने भी इसमें इस बात को रेखांकित किया है। आपने इसको उपन्यास में कैसे उभारा, आपने कैसे देखा, एक लेखक कैसे देख रहा है इस पूरे सीन को?
देखिए, बातें जो डॉक्टर भी समाज का हिस्सा हैं, है ना? जितना हम सही और गलत हैं, उतना सही और गलत वो भी हो सकते हैं, है ना? और अस्पताल जाने के बाद अगर गंभीर मतलब बीमारी में कोई मरीज पहुंचा है, तो एक बात और दोनों में कॉमन होती है कि डॉक्टर भी भगवान के भरोसे वो भी कह रहा होता है सब भगवान अच्छा करेगा, और मरीज भी कह रहा था भगवान ही सब अच्छा करेगा। ठीक है, तो सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। अब एक ही काम को अगर आप दिन में मान लीजिए आपने 50 पेशेंट देखे, हो सकता है 2 4 5 पेशेंट आपसे नाराज भी हो सकते हैं, एक आध में चूक भी हो सकती है, और ऐसे भी केस है कि जहाँ इरादतन चीज़ें हो जाती हैं, नेग्लिजेंसी भी हो जाती है, सारी बात है। किताब की अगर कहानी पर आए कि इसमें किन चीज़ों को रखा और गया है, तो उसमें जो शुरुआत होती है कैरेक्टर की अगर बात करें, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इलाज में नेग्लिजेंसी भी होती है और इलाज भी डॉक्टर ही कर रहे हैं, है ना? जो मरीज ठीक हो रहे हैं या जो इलाज से लाभ जिनको मिल रहा है वो भी डॉक्टर ही कर रहे हैं, है ना? तो इस इंसिडेंट्स में जो कैरेक्टर है वो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचता है इमरजेंसी में, उससे पेन होता है बहुत तेज, तो इमरजेंसी में एक बड़े अस्पताल में पहुंचता है, तो वहाँ बेड नहीं है। इलाज में एक अलग तरह का संकट ये कि अगर आप बहुत जगह सामने देखने को मिलता है कि अगर आप कार्डधारी हैं, आप पे कोई कार्ड है, आप कैश वाला पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है बेड जल्दी से ना मिले। अब आप बेड फुल है नहीं है ये तो मरीज को नहीं पता, ये तो डॉक्टर को या स्टाफ को पता है, हो सकता है वो सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। लेकिन मैंने ये एक कैरेक्टर में इसमें किताब में कोट है बात, लेकिन डॉक्टर या मेडिकल के लोग अभी इतना विश्वास अर्जित नहीं कर पाए हैं वो कह दें कि बेड में अस्पताल में बेड फुल है और वो उनकी बात पे भरोसा कर ले। तो ये भरोसा कहीं ना कहीं अभी और बिल्ड होने की गुंजाइश है इसमें। कैरेक्टर को बेड नहीं मिलता, जो सोनम है वो जब एडमिट होती है तो उसको बेड नहीं मिलता, ठीक है, और बेड ना मिलने की वजह से वो फोन करते हैं, वो सिफारिश लगवाते हैं, और एक पेशेंट ऐसे इसमें कर रहा था, तो वो इमरजेंसी में 2 घंटे के लिए जो है बाहर इलाज के लिए उनसे तड़पना होता है। फाइनली फोन करके सिफारिश से बेड मिल जाता है ना, और वहां से इलाज फिर आगे बढ़ के फिर इलाज आगे शुरू होता है। तो सिफारिशें भी काम करती है, ये भी हम जानते हैं, इसमें भी कोई झूठ नहीं है कि भी सिफारिश नहीं होती। अब बेड अस्पताल में है या नहीं है, अब किसी एक बड़े अस्पताल में है आप शहर के, और सबसे बड़ा अस्पताल है, तो जाहिर है उसके पास पेशेंट की कमी ना हो। अब आप उसके पास इमरजेंसी में पहुंचे और इमरजेंसी में खड़े होने के बाद आपको आधा घंटे बाद पता चल रहा है कि यहाँ बेड ही नहीं है और आसपास नहीं है कहीं, तो आदमी को बड़ा खराब फील होता है ना। तो और हो सकता है ना हो, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ ना, वो कैरेक्टर इस बात को कहता है कि इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो कहे कि है और नहीं, और फिर सिफारिश से मिल गया। और उसी कहानी में आगे वो जब इमरजेंसी में घूम रहा होता है, देख रहा होता है, तो उसे एक बेड खाली दिखाई पड़ता है कि यहाँ तो अब भी एक खाली है। ये कहानी है भाई, एक उपन्यास, इसमें सारी चीज़ें ऐसे नहीं है सच हैं, सारी सही हैं, लेकिन ये सच्चाई ये तो हमने देखा हुआ है, हमने भोगा भाई। इस कहानी की के इतर भी बात कर लें तो ये तो पत्रकारिता के दौरान देखा है हमने, एडमिशन कराए हैं जिनके भर्ती नहीं हो रहे थे, सिफारिश मानी भी, उन डॉक्टरों का एहसानमंद है कि उन्होंने हमारी बात मानी और इलाज हुए, है ना। तो पक्ष दोनों हैं, इलाज भी डॉक्टर ही कर रहे हैं, और जो वहाँ एडमिशन होने में जो रोक टोक करते हैं वो भी डॉक्टर ही कर रहे हैं। इसमें कैरेक्टर है, उसे एक डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी इस बात की, जो नया मरीज आता है वो बार बार आके पूछता है सर कैसी तबीयत है, कुछ हुआ अभी, आपने काउंटर पे जाके बात की। उसका काउंटर पे बात जाने का करने से मतलब ये था कि काउंटर वाले ने तो कह दिया कि बेड नहीं, आप लेके मरीज को यहां से जाओ, जबकि कैश वालों को मिल रहे हैं बेड, क्योंकि उसका जो है या सिफारिश वालों को मिल रहे हैं, है ना। तो ये सच्चाई सामने है और इस पे सोचने की जरूरत है, इस फर्क को मिटाने की जरूरत है। इसमें आपने लिखा है ओटी एक डरावना शब्द है, आईसीयू, सीसीयू, कीमो, पेट स्कैन वगैरह शब्द भी मन में शंका और एक तरह के डर को जन्म देते हैं। इन्हें सुनकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पेट स्कैन की रिपोर्ट ने सोनम का ओटी में जाना तय कर दिया था। ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा, डर बना रहता है। विवेक अस्पताल में टंगे बोर्ड पर मेडिकल एब्रीविएशन पढ़ रहा था, आदतन स्पेलिंग समेत उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा था। मरीजों के अधिकारों व गैर संगत व्यवहार करने पर दंडात्मक कार्रवाई का सूचना पट भी दिखाई दे रहा था।
मेडिकल में बस इतने ही एब्रीवेशंस हैं। विवेक ने नर्स स्टेशन पर एक जूनियर डॉक्टर से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अभी और भी हैं। तो ये जो मेडिकल एब्रीवेशंस हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये सब भी आपने लेखन के दौरान इन पे बारीकी से हाँ। काफ़ी निगाह डाली। गया मैं जब लिख रहा था, बार मैंने मैंने अस्पताल विजिट किया, मरीज नहीं है, और मैं कई बार ऐसा हुआ कि कहाँ बात करते करते बात रुक गई कहीं, या कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही है, या एक सैचुरेशन आता है कि ठीक है अभी कुछ आगे मामला नहीं बढ़ रहा है, तो मैं हॉस्पिटल चला गया बिना वजह। और हॉस्पिटल में जाके मैं कॉफ़ी पीता हूँ। मुझे एक हॉस्पिटल की तो कॉफ़ी बहुत पसंद है। मैं कभी मतलब वाइफ को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, तो मैं एक बार गया था वहाँ, जाना पड़ गया था एक इमरजेंसी में, तो मैं छोड़ दे कभी जाके और उस हॉस्पिटल की कॉफ़ी पी के और फिर चला आता हूँ। तो ये मैंने कई बार किया, वहाँ 3-4 बार गया मैं, मुझे उसकी कॉफ़ी पसंद आई। तो वहाँ पे जिन मरीज के जो तीमारदार थे उनसे मैंने कहा मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी खेल लेंगे भैया, क्या बात कर रहे हो, अस्पताल की कॉफ़ी ना पीनी पड़े, इससे अच्छी क्या बात है, आना ही ना पड़े। मैंने कहा वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन जो चीज़ अच्छी है अच्छी है, ठीक है। अब जो एब्रीवेशन की बात हम कर रहे थे, तो मैं इस किताब में दरअसल जो उपकरण है वो कहानी कह रहे हैं। जो MRI की बात है, MRI भी इसमें एक कैरेक्टर है, वो कहानी कह रहा है, वो बता रहा है, वो मरीज को डरा रहा है। उस कैरेक्टर जाता है MRI की मशीन, वो हाथ पैर पीटने लगता है, उसे बहुत डर लगता है। MRI के मशीन के अंदर जाना एक तरह से मतलब एक गुफा में जाने की तरह है। कुछ मरीज उसको उससे पैनिक होता है ना। और अब तो इस तरह की कैप्सूल नींद लेने के लिए ऐसे पोड बनने लगे हैं नोएडा, मुझे किसी ने बताया वो शहरों में, कि अगर सोने के लिए छोटे छोटे पोड बनने लगे हैं, लोग उसमें जा रहे हैं, वाताकुन उसमें स्क्रीन भी लगी है, और सोने के लिए आराम करने होटल नुमा ऐसे पोड बन। बड़ा डर लगता है देखने में, बाहर से लगता है, जब उसमें जाते हैं तो थोड़ा होता है, तो वो आवाज़ भी करता है थोड़ी थोड़ी। तो जब वो कैरेक्टर सोनम इसके अंदर जाती है तो वो मना कर देती है बार, 2-3 आधा घंटे बाद वो जो एक्सरे करने वाला दूसरी मशीन में, क्योंकि MRI जाने के तो सारे आपके इक्विपमेंट, आप मेटल नहीं ले जा सकते, मोबाइल सब बाहर रखे जाते हैं, तो सब बाहर रखवा लिए गए। तो वो आया आधा घंटे बाद झलझलाता हुआ, उसने उससे कहा कि विवेक से बोला कि मैं नहीं करूँगा, ये सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं, तो हाथ पैर पीटने लगती हैं ऐसे वैसे। तो कैरेक्टर जाके उनसे बात करता है, पूछता है कि क्या हुआ, ऐसा कहने कि मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिमाग पे सर पे हथौड़े बज रहे हैं। खैर वो उसे समझाता है, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ यहीं पर, कोई बात नहीं, एक बार कोशिश तो करनी, तो फिर बाद में देखेंगे। खैर वो दूसरी बार में हो जाता है। तो जो एब्रीविएशन है, तो आप अगर जाएंगे तो उन एब्रीविएशन, जब मरीज क्या देखिए, तीमारदार क्या करेगा वहाँ अस्पताल में, जो सोचिए अगर ऐसे बैठा है, उसके पास खाली समय, डॉक्टर 2 टाइम आया चला गया, दवाई आया, नर्स आई, ग्लूकोज की बोतल उठाई चली गया, अब उसके पास बैठ के वो क्या करेगा मरीज, वो सोचेगा या घूमेगा या आसपास होगा बात करेगा। जैसे इसमें सही वार्ड में जो साइड पेशेंट है उसके उनकी कहानियां हैं, तो उनकी बातें आप में शामिल हो रही हैं। तो एब्रीविएशन में व्हील चेयर है, जैसे व्हील चेयर भी एक एब्रीविएशन है। अस्पताल में मरीज व्हील चेयर भी तो इलाज कर रही हैं, बिना व्हील चेयर के और बिना ग्लूकोज की बोतल टांगे उस स्टैंड के बिना इलाज करा के दिखा दीजिए। इलाज तो जांच ही कर रहे हैं, और आप दोनों हम सब स्वस्थ बैठे हैं। मैं तो कहता हूं बीमार वो आदमी है जिसकी जांच नहीं हुई, आप जांच करा लीजिए, आप बीमार घोषित हो जाएंगे। बीमार होने का अर्थ ये है कि मतलब आप जांच करा लीजिए और आप बीमार घोषित हो जाओगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जांच कराना खराब बात है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें कम या ज्यादा निकल आएंगी, तो जांचें इलाज करती हैं। आप वहाँ जांचें भी इलाज करिए। अब जांच में ही ये पैट स्कैन है, पैट स्कैन जो न्यूक्लियर मेडिसिन से के जरिए भी होता है, गांठ डिटेक्ट वो सारे करने के लिए, क्योंकि इसमें जो पेशेंट का है वो एक गांठ का ट्रीटमेंट है, उसका इलाज है, आगे बढ़ती है बात, चलती है, MRI होता है, सारी काम। तो वो उपकरण जो है अब भी कहानी कह रहे हैं अपने तरीके से। तो उसी उपकरण में नर्स है, वो ग्लूकोज की बोतल अदलने बदलने से वो बहुत परेशान है, ठीक है। डाइटिशियन है, अब ऐसी डाइटिशियन है कि वो आती है, डाइटिशियन इतनी पतली पतली है कि वो उनका मतलब डाइटिशियन और नर्स का वजन जो 30 से 35 किलो से ज़्यादा नहीं है किसी का भी, और वो लंबा चौड़ा डाइट चार्ट लिख के जाती है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, वो अच्छा है। वो उसमें मजाक करते कैरेक्टर कर लेंगे, ये जितनी अच्छी डाइट है तो खुद क्यों नहीं खा लेती, ये अब खुद कैसी है। मतलब उसमें कैरेक्टर नर्स जो है, कोई नर्स 30 किलो से ऊपर की, डाइटिशियन भी इतनी पतली है। तो ये सारे एब्रीविएशन सब बात कर रहे हैं उसमें। और तो तीमारदार क्या करेगा,
वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, अस्पताल में क्या हो रहा है ना, वो उसकी विंडो से देखेगा। विंडो में जैसे इसमें कैरेक्टर देखता है कि बाहर एक्सप्रेस वे दिख रहा है, साइड से जा रहा है, वाहन जा रहे हैं, उसको यही दिख रहा है कि इस वाहन में भी कुछ मरीज आ रहे होंगे, अस्पताल में भर्ती होने के लिए होंगे कुछ मरीज जरूर। ये उसकी कल्पना है, वो देख रहा है, सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है। वहाँ तार पे कुछ कौवे और चील बैठे हैं, वो देख रहा है ये तो बैठे हैं, बहुत देर से उठे नहीं है, वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है इसमें चील कौन से हैं और कौवे कौन से हैं। अब बैठा बैठा खाली क्या करेगा आदमी, या तो मोबाइल चलाएगा। वो मोबाइल एक अलग तरह का संकट हो गया है वहाँ। जो वीडियो रील देखते हैं तो वो शोर शराबा इतना करते हैं, वो पड़ोसी सेमी वार्ड में है तो आपको अगर ऐसा कोई मिल गया कि जो पूरे दिन रील देखने वाला है थिएटर में, तो वो परेशान कर, तबाह कर देगा। वो उसको तो टाइम पास करना है, मोबाइल पे ही करना है उसे। अगर हेडफोन नहीं लगाए वो तो रील और वो चला ही जाएगा। आप कितनी बार उसे टोकूंगे अगर वो नहीं मान रहा है, तो आपको तो एक कष्ट दे दिया उसने। तो ये सारे मतलब ये भी लाइफ है वहाँ की। तो इसीलिए ये बातें आई कि जो है तीमारदार इन सब चीज़ों को या तो टैकल करता है या देखता है, बोलता है। जैसे एक बार इस कैरेक्टर में आया कि वो एक नर्स जो है एक इंजेक्शन 2 बार लगा गई। वो इंजेक्शन जो दिन में 1 बार लगना था वो उससे भूल चुकी, वो 2 बार लगा गई मान लीजिए। अब एक कह लो तो बड़ी नेग्लिजेंसी है, बड़ा लापरवाही है, लेकिन नहीं, वो दिन में उससे ये हो सकता है ये गलती साल में 1 बार हुई है, 2 साल में 1 बार हुई। जो जिस काम को रोज कर रही है, हम रोज करते हैं, हमसे भी तो हो जाती है कभी कभार गलतियां, कुछ चीजें तो हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, वे भी इंसान ही है, बात ही है। तो तीमारदार जो है इसमें, इसका जो कैरेक्टर है वो तीमारदार, वो पूरे अस्पताल को एक्सप्लोर कर रहा है दरअसल इसमें, ठीक है, अपने तरीके से कर रहा है। उसका जो है गार्ड से जो जान पहचान है, जो सिक्योरिटी, उसके गार्ड जो आता है उसे उसके स्कूटी का नंबर, 2 व्हीलर का नंबर याद है, वो देखते ही लिख देता है, उसे 4 दिन में उससे नंबर याद हो गया सबको, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो मतलब तीमारदार अगर है तो वो खाली समय में क्या करेगा सारी। और तीमारदार अगर बार बार आ रही जांच पे रिपोर्ट के नमून उनका मूल्यांकन तो वही करना है। तीमारदारी करते करते अस्पताल में डॉक्टर से ज्यादा जान जाता है बीमारी के बारे में। जान जाने का मतलब है उसे इतनी बार एक्सप्लेन करना होता है। अब कोई देखने आ रहा है मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई मरीज, तो वो उससे शुरू करता है बताना। जैसे इस कैरेक्टर में उसके जानने वाले कुछ लोग आते हैं, उसके ऑफिस से आते हैं सोनम के, तो उन्हें वो बता रहा होता है ऐसे ही कि सोफे पे बैठे होते हैं एक जगह, वो रिसेप्शन के सामने वाले पोस्टर पे वो दूसरा मरीज है, वो उनके तीमारदारों को एक्सप्लेन कर रहा होता है बीमारी को। तो बीमारी को बता बता के बीमारी का एक्सपर्ट बन जाता है वो तीमारदार। उसे पता है कि इस जांच में अपने पॉइंट में इतना हुई, जब जांचें होती रहती हैं, अच्छा अब इतना घट गया, अब इतना घट गया, आप छुट्टी कब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। तो वो तो मरीज के ठीक होने में एक अच्छे तीमारदार होने का बड़ा रोल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी भी हैं, और आप और शर्मा जी पत्रकारिता के एक हिस्से में साथ साथ भी रहे, साथ साथ काम किया आप दोनों ने। तो मैं चाहूँगा आप भी कुछ सवाल ऐड ऑन कीजिए। वैसे पत्रकारिता छोड़ के जब आप साहित्य की तरफ चले हैं तो सुकून आप कहाँ मानते हैं? अभी तो मैं साहित्यकार तो नहीं कहूँगा, मैं लिखने की कोशिश में है। और जो चीज़ें आपके पास हैं आप कोशिश करते हैं कि भाई, क्योंकि दोनों काम लिखने पढ़ने से जुड़े हैं, तो पत्रकार हो चाहे लेखन से जुड़ा कार्य हो। जब पत्रकारिता की तो मुझे तो अब तक जो मुझे लगता है वो एक, कहते हैं ना, आपको अपनी यादों से बड़ी मोहब्बत होती है, तो वो यादें बड़ी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में कि पत्रकार होना कोई खराब बात नहीं, एक सौभाग्य की बात है। सौभाग्य के लिए कि इतने जीवन और इतनी चीज़ों को एक साथ देखने का मौका मिल जाता है अलग अलग में। फील्ड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में रहा लंबे समय तक, 17 साल में करीब 13-14 साल रिपोर्टिंग का ही करियर रहा। तो उसमें सारे महकमे लेके, क्राइम रिपोर्टिंग से लेके हेल्थ, सब बताए ना, ये अनुभव किताब का हेल्थ रिपोर्टिंग का भी आया, क्योंकि हेल्थ रिपोर्टिंग की तो अस्पतालों में जाना, चक्कर लगाना, डॉक्टर से मिलना और उस पर खबर, वो सारा काम इंटरेक्शन करने का मौका मिला। क्राइम रिपोर्टिंग करी तो अस्पताल, मतलब पोस्टमार्टम हाउस पे पोस्टमार्टम होते भी देखे हैं, ठीक है। वहाँ से अपने सामने कुत्ते कैसे लाशों को खींचते हैं और क्या होता है, मतलब ये तक भी देखा है। एक बार का मुझे याद है, एक मेडिकल कॉलेज में मेरठ में ही जो पोस्टमार्टम हाउस है वो पीछे की तरफ है। तो दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास एक रूटीन हो गया था क्राइम रिपोर्टिंग में, एक बार पोस्टमार्टम हाउस जाना है। तो मैं चला गया, ऐसे ही देखा। तो वो डॉक्टर जब आते हैं तभी वो जो वहाँ का केयर टेकर कह लीजिए, वो जो चपड़ासी कह लीजिए, जो भी है वो तभी आता है। तो वो जो भी होती हैं, जैसे अननोन डेड बॉडी है वैसे पहुँचती हैं, वो एक रूम में उसके बाहर रख दी जाती है अंदर।
तो एक डेड बॉडी बाहर रखी थी। तो जब मैं पहुंचा वहाँ तो वो थे नहीं और डॉक्टर साहब भी नहीं आए थे वहाँ। तो मैंने अपनी बाइक साइड में रख के मैं थोड़ा सा इंतजार करने लगा, ऐसे रुक गया। तो आया एक कुत्ता और उस डेड बॉडी को पकड़ के उसका पैर उसे चबाने लगा या खींचने लगा। तो मैंने दूर से आवाज़ दी, नहीं हुआ, भागा नहीं हुआ। मैंने एक ऐसी कुछ लकड़ी नज़र आई, उठाया करा तो वो माना नहीं कुत्ता। पास जाने पे वो दूर भाग गया, लेकिन मैंने ये देखा ये दूर नहीं भागा है, खड़ा पास है, फिर आएगा। आसपास कुछ नहीं है। तो अब क्या किया जाए ऐसे में? अब जिस रूम में डेड बॉडी दूसरी रहती थी उसमें ताला नहीं लगता था, वो खुला रहता था ऐसे गेट, ठीक है। तो अब दिमाग में किया मैंने, भाई क्या किया जाए? आसपास कोई था नहीं, दोपहर थी। अब पास के वहाँ तो कई बार ऐसा हमने खुद देखा होते भी कि अगर आदमी 2 हो 3 हो तो डेड बॉडी को हाथ लगाने वाला आता नहीं है कोई आदमी, जल्दी से मिलता नहीं। तो मैंने वो गेट खोला। गेट खोलते ही मतलब अंदर उसमें 3-4 डेड बॉडीज़ और थी, और बहुत मतलब गर्मी के दिन थे तो बदबू भी आ रही थी। मुंह पे रुमाल बांध के मैंने, और कुछ नहीं कर सकता था, अब अकेला क्या करूँ? तो मैंने पैर से खींच के उसको अंदर किया गेट के, और अंदर करके और फिर उस गेट को बंद कर दिया, और एक साइड में ईंट ऐसी रखी, मतलब गेट बंद करके फिर मैं उसे वहाँ से करके मैं चला आया। तो मतलब बहुत, अब क्या कहें इस अनुभव को, लेकिन ये सब चीज़ें देखी तो ये भी एक ऐसी दुनिया है कि वो लावारिस डेड बॉडी थी। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली ऐसे कहीं पहुंचती तो घर परिवार वाले पहुंच जाते हैं कुछ समय बाद, है ना। लावारिस को तो कोई पूछने वाला नहीं था। अस्पताल में जाके देखते थे ऐसे। तो मैं इस कंक्लूड कर रहा हूँ कि अस्पताल जाके देखते तो लोगों को मरीजों में कराते भी। ये सारा पत्रकारिता में नसीब हुआ, और जो है अधिकारियों के साथ उनके क्रियाकलापों को देखना, कैसे लोग दरख्वास्त लगाते हैं, कैसे गिड़गड़ाते भी हैं लोगों को, कुछ इस बहाने कुछ लोगों की मदद भी कर पाए। एजुकेशन में रहा तो एजुकेशन वाले सेक्टर में देखा अनुभव, वो सब उस गए। तो अलग अलग महकमों में जानने देखने का, तो ये इन सब चीज़ों से एक आपकी समझ बनती है। डॉक्टर साहब, पहली किताब आपके अपने अनुभव पे थी, गृहस्थ जीवन पे थी, कि जब सर्विस करते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चों को लेकर कितनी परेशानी होती है जब एकल परिवार हो। दूसरी किताब आपने जो गेट वेल सोनम लिखी है, ये भी पूरी यथार्थ की कहानी है। अब तीसरी पुस्तक में आपने क्या सोचा कि तीसरी पुस्तक कौन सी लिखी जाएगी? नहीं, तीसरी लिखनी है ये तो सोचा है, अब कौन सी लिखी जाएगी, मेरे दरअसल 1-2 आइडियाज़ हैं। अब लिखने पढ़ने का एक फ़ायदा ये जो हुआ है कि अब कुछ भी आता है मैं लिख लेता हूँ, उसे नोट करके रख लेता हूँ, ठीक है। तो 2 आइडियाज़ हैं मेरे पास जिन पर मुझे लगता है काम करने चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों आइडिया मैंने लिख लिए हैं। अब उस किस पे कब काम शुरू होता है ये देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल एक एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी में 1-2 महीने तो, और अभी आई है तो थोड़ा 1-2 महीने मैं भी आराम कर रहा हूँ, फिर परीक्षा देंगे, उसके बाद किसी नई उस प्रोजेक्ट पे चला जाएगा। और ये मन है कि तीसरी किताब में एजुकेशन से जुड़ा कुछ करने का इच्छा है। अब उससे पहले कुछ और चीज़ ज़्यादा दिमाग में बुलबुला गई, या कह लीजिए कि प्राथमिकता का पता नहीं ना, कल क्या बदल जाए, क्या हो जाए। लेकिन हाँ, तीसरे का मटेरियल है, मतलब तीसरे का एक, सबसे पहले अगर आपके पास बीज है तो आप रोप दोगे ना। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और एक यथार्थ के बारे में किताब के माध्यम से चर्चा करने का मौका हमारे दर्शकों के लिए हमें भी मिला। और ये मित्रों, ये पुस्तक मैंने बताया आपको कि 161 पेज की है, 200 रुपये इसकी कीमत है, और हम ये अमेजन और रेख्ता पर उपलब्ध है। हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो वहाँ से लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही वैल्यूएबल किताब है। जिस तरह से आज अस्पतालों की दुनिया बदल रही है पूंजीवाद के इस दौर में, मुनाफाखोरी के इस दौर में, तब किस तरह अस्पतालों की दुनिया अंदर से दिखती है, एक लेखक को ये जानने का मौका आप इसको मिलेगा। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद डॉक्टर धनखड़। थैंक यू सर।